हूँ समर और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एडुबिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। एडुबिस एकेडमी में सीटेट और यूपी लेखपाल का बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। आप इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चाइल्ड पेडागोजी और बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं आपके एनवायरनमेंट एंड ऑल सारे जो है उनकी क्लासेस जो है वो आना शुरू हो गई हैं। अगर आपको कोई भी डिटेल इसके रिगार्डिंग चाहिए या फिर आप हमारा बैच जो है वो एनरोल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल एंड ऑल बाकी कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स भी आपको दी जा चुकी है हमारे चैनल पर। तो आइए आज यहाँ पे मैं आपका जो है सीटेट का पर्टिकुलरली आपका साइंस का जो पोर्शन होगा वो मैं कवर कराऊंगी। और आज भी मैं आपके लिए साइंस की एक क्लास लेकर आई हूँ, क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी का हम एक चैप्टर आज करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। आइए देखते हैं कि फाइबर यानी फाइबर से जो है वो फैब्रिक तक का सफर जो है वो कैसे तय होता है। आज हम इसके लेक्चर में सारी डिटेल्स इसकी चेकआउट करेंगे। आइए देखते हैं। तो आज हमारा चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर जो एक मामूली रेशे होते हैं किसी भी चीज के, जो बहुत ही धागों के, जो बहुत ही पतले, बहुत ही महीन, आप जो ये रेशे देखते हैं वो कैसे एक बड़े कपड़े में या पूरे एक क्लॉथ में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसको आज हम इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो फाइबर क्या होता है? बेसिकली फाइबर, द थिन स्ट्रैंड्स of thread that we see are made up of still thinner strands called fiber। जैसे कि कॉटन के फाइबर्स आप यहाँ देख सकते हैं, जूट के फाइबर्स देख सकते हैं। देखिए जो बहुत ही महीन, बहुत ही पतले रेशे आप धागे के देखते हैं। आप धागा जो होता है वो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा पतला और महीन होता है। उसके भी जो वो किससे बनता है? धागा यानी यान। यान किससे बनता है? यान बनता है फाइबर्स से, जो हमें डायरेक्टली कहाँ से मिलते हैं? हमें पौधों से भी मिलते हैं फाइबर्स, और हमें जानवरों से भी हम जो है ये फाइबर्स हमें मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉटन एंड जूट, ये प्लांट फाइबर्स हैं, नेचुरल फाइबर्स हैं जो हमें कुदरती तौर पर मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं फैब्रिक की। फैब्रिक वो होता है जो एकदम फिनिश्ड फॉर्म होता है हमारे कपड़ा, जिससे जब हम फाइबर्स से फैब्रिक बनाते हैं, किस फाइबर से हम उन्हीं इन्हीं फाइबर्स, इन्हीं रेशों से हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं? पहले हमें इनसे यान बनाना होता है। क्या बनाते हैं हम? पहले इनसे यान। यान क्या होता है? यान कुछ नहीं होता है, थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं जो हम बनाते हैं किनसे? फाइबर्स से। उस फाइबर्स को लेकर हम धागे बनाते हैं, फिर उन्हें हम फर्दर उसकी नीटिंग या वीविंग करते हैं। तो हमारे पास क्या नीटिंग या वीविंग करके हमारे पास क्या आ जाता है? फैब्रिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्ज व्यू ऑफ अ पीस ऑफ फैब्रिक। इस तरीके इसमें कई धागों के समूह को जो है वो जोड़ा गया है नीटिंग और वीविंग करके, तब ये क्या बना है? एक फैब्रिक बना है। ठीक है, फैब्रिक आपको आपने हजारों तरीके के, लाखों तरीके के फैब्रिक्स जो है वो आपने देखे होंगे, यूज किए होंगे। तो हम इसके पीछे की स्टोरी आज इस चैप्टर में देखेंगे कि ये फैब्रिक्स जो है वो बनता कैसे है। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फाइबर्स जो होते हैं बेसिकली, जिनसे ये यार्न तैयार किए जाते हैं, जिनसे ये धागे तैयार किए जाते हैं, वो दो फॉर्म में हमें मिलते हैं। एक तो होता है नेचुरल फाइबर्स और दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। पहले बात कर लेते हैं नेचुरल फाइबर्स की। नेचुरल फाइबर हमें वूल, सिल्क, एनिमल से भी मिलते हैं और हमें प्लांट से भी मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉटन, लिनन, फ्लैक्स भी नेचुरल फाइबर है। ठीक है, वूल, सिल्क, ये सब हमें मिलते हैं। तो द फाइबर्स of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। जैसे कि प्लांट से कौन से मिलते हैं? हमें कॉटन मिल गया, जूट मिल गया, फ्लैक्स मिल गया। ठीक है, और एनिमल से हमें वुल मिल गया, सिल्क मिल गया, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये चीजें जो है हमें एनिमल्स से वुल, सिल्क वगैरह मिलता है, और हमें प्लांट से कॉटन, जूट, फ्लैक्स वगैरह और भी कई सारे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नेचुरल फाइबर्स जो हमें नेचुरली मिलते हैं। लेकिन कुछ सिंथेटिक फाइबर्स भी होते हैं जो आर्टिफिशियली केमिकल सब्सटेंसेस से बनाए जाते हैं, मशीनों से बनाए जाते हैं, और वो मैनमेड होते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये हो गया, जैसे नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, आपका एक्रिलिक हो गया, ये सब क्या है? ये सब सिंथेटिक फाइबर्स हैं, आर्टिफिशियली मेड फाइबर्स फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, केमिकल की मदद से ये बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्लांट फाइबर्स की यहाँ पे हम बात करेंगे इस चैप्टर में।
जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लांट फाइबर है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है और बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है और सबसे ज़्यादा हम इसे जो है वो यूज़ करते हैं, इसका नाम है कॉटन। तो ये कॉटन जो है आपने इतना वर्सेटाइल है, आपकी एक समस्या एक चीज़ में आपकी यूज़ नहीं होता, आपकी कई चीज़ों में यूज़ होता है। मैट बनाते हैं, ठीक है? गद्दों में भरने वाली जो रुई भी होती है वो भी कॉटन ही होती है, ठीक है? कॉटन की जो है बहुत ही सारे वर्सेटाइल यूजेस हैं। सिर्फ कपड़ा पहनने के सेंस में नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे डेली यूज में हम कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो आप सब जानते हैं कि कॉटन जो है वो मैट्रेसेस, गद्दे, हमारी रजाइयाँ, हमारे तकिए, इन सब में भी कॉटन भरी जाती है, रुई भरी जाती है। और इसके अलावा ऑयल लैंप्स में भी आप जो है वो कॉटन के विक्स वगैरह, बाती होती है ना, दिया एंड बाती, तो जो बाती बनती है, जो उसकी जो जलाने वाली जो वो बाती होती है, वो भी आप कॉटन से जो है आपने देखा होगा बनाई जाती है। दिवाली पे आपने दिए बहुत सारे देखे होंगे। तो ये जो कॉटन वूल है, अगर इसको आप एक टुकड़ा लीजिए, आप एक कॉटन के रुई का एक टुकड़ा लीजिए, इसे आप अलग कीजिए। अलग करेंगे तो आप देखेंगे टूट जाएगा, टूट के आप देखेंगे बहुत ही छोटे छोटे रेशो में जो है वो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यही जो ये थिन रेशे हैं, जो ये बहुत छोटे छोटे से जो रेशे हैं, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, कॉटन के फाइबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कॉटन है, जो इतना वर्सटाइल है, जो इतना यूजफुल है और हमारे इतने सारे मसलों का हल है, ये असल में हमें मिलता कहाँ से? ये हमें नेचुरली मिलता है। और कहाँ से मिलता है? फील्ड से मिलता है ना? इस तरीके की फील्ड्स होती हैं, खेत होते हैं पूरे पूरे कॉटन के। खेतों में कॉटन उगाया जाता है और उन खेतों में आप इस तरीके के कॉटन के बॉल्स देख सकते हैं, ठीक है? इस तरीके कॉटन बॉल्स इन्हें बोलते हैं। और इन्हें जो है वो चुना जाता है, हाथों से भी चुना जाता है, मशीनों से भी चुना जाता है। तो चुन करके फिर इनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, जिस फिर इन्हें जो है अलग अलग तरीके की शक्ल में जो है वो ढाला जाता है। आइए देखते हैं। तो ये जो कॉटन है, ये बेसिकली जो कहाँ पे पैदा होता है, इसकी पैदावार ज्यादातर होती है ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में, ठीक है? ब्लैक सॉइल में होती है, ब्लैक सॉइल में होती है और वार्म क्लाइमेट में होती है, ठीक है? ब्लैक सॉइल, यहाँ पे आपको इस मैप में नजर आ रहा होगा ब्लैक सॉइल। इस एरिया वार्म क्लाइमेट यानी जो जहाँ का मौसम जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं है और बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है, यानी बीच का मौसम है, ठीक है? मॉडरेट क्लाइमेट है जहाँ पे। तो इस रीजन का आप देख सकते हैं मॉडरेट क्लाइमेट होता है। इस रीजन में क्या क्या आ जाता है? इस रीजन में आपका गुजरात आ गया, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र आ गया, यहाँ आपका एमपी आ गया, मध्य प्रदेश, नीचे आपका कर्नाटका आ गया। तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ये जगहें जो है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट क्लाइमेट होता है। बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं होती है और बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है, मीडियम टाइप का टेम्परेचर रहता है। तो ये ब्लैक सॉइल यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है, ब्लैक सॉइल। और इसी जगह पे जो है आपकी कॉटन की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। तो कॉटन के लिए ये जगहें जो है वो फेमस है, यहाँ पे कॉटन आपको मिलता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जो ये कॉटन जो है, ये कॉटन का फ्रूट किस तरह से होता है? इस तरह से होता है कॉटन का फ्रूट। नीचे इसके सीड्स होते हैं, ऊपर ये इस तरीके की कॉटन बॉल जो है वो आपको नजर आ जाएगी। जैसे हम क्या, कॉटन प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कॉटन बॉल्स, ठीक है? तो ये जो होता है, ये एक लेमन, एक नींबू के साइज का होता है, ठीक है? लेमन साइज का होता है ये जब जो है बड़ा हो जाता है, जिस तरीके के फ्यूज होते हैं, ये अपने आप जब सीड्स मैच्योर हो जाते हैं, तो ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे कि एक चादर हो बर्फ की, इस तरह से नजर आते हैं। बिल्कुल वाइट वाइट स्नोई इसका जो है वो बिल्कुल टेक्सचर होता है, ठीक है? और ऐसा लगता है कि पूरे खेत पे जो है वो स्नो यानी बर्फ की चादर जो है वो ढक गई हो, इस तरह से नजर आता है, ठीक है? तो इसी के ये सारे जो है ये कॉटन बॉल्स जो है वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं, जिनकी फिर फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है। तो फिर ये कॉटन बॉल्स क्या, इनको लाया जाता है और फिर इन्हें जो है इनके सीड्स को इनसे अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? गिनिंग ऑफ कॉटन। तो जब ये कॉटन बॉल्स जो है इकट्ठा कर लिए जाते हैं, फिर इनकी सीड्स भी साथ में आ जाते हैं प्लांट्स के अंदर से। ये जब इकट्ठा किए जाते हैं तो इनकी सीड्स भी साथ में आ जाते हैं। उन्हें फिर इनसे अलग करके कॉटन को सेपरेट किया जाता है। तो ये बाय हैंड भी किया जाता था ट्रेडिशनली, लेकिन अब जो है इसको बहुत ही लार्ज स्केल पे किया जाता है। तो ये मशीनों से भी गिनिंग इसकी होनी शुरू हो गया और मशीनों से भी गिनिंग जो है वो फास्टली होती है यहाँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं जूट फाइबर की। जूट भी बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर है जो हमें इंडिया में
कई जगहों पे हमें मिलता है और बहुत लार्ज स्केल में इसकी प्रोडक्शन होती है हमारे देश में। तो ये जूट फाइबर जो है वो हमें मिलता है स्टेम ऑफ जूट प्लांट्स। कहाँ से? जूट के पौधों के तनों से हमें ये प्राप्त किया जाता है। तो जूट के जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है हमारे इंडिया में? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल 7.64 मिलियन टन ऑफ जूट जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। और ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्रा, इन जगहों पे भी जूट फाइबर जो है वो बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है। और लार्जेस्ट इन सब में से कौन है? वेस्ट बंगाल। तो जूट जो है वो कई सारी चीजों में हम जो है जूट फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ कपड़ा या जूट बैग्स और ये सब बनाने में नहीं, जूट की और भी बहुत सारे चीजें बनती हैं। चटाइयाँ बनती हैं, मैट्रेसेस बनती हैं, डलियाँ बनती हैं, बैग्स बनते हैं। बहुत सारी चीजें जो है वो जूट की बनाई जाती हैं। और भी कई यूज में जूट का पौधा कुछ इस तरीके का दिखता है। जूट जो है वो नॉर्मली जो है फ्लावरिंग स्टेज पे हार्वेस्ट किया जाता है। फ्लावरिंग स्टेज पे ये जूट के पौधा आप देख सकते हैं, जब ये अपने पूरे फ्लावरिंग यानी हरे भरे हो जाते हैं, बिल्कुल फ्लावरिंग स्टेज पे पहुंच जाते हैं, उस टाइम इन्हें काट लिया जाता है। फिर इन्हें पानी के अंदर जो है वो डिबो दिया जाता है। काफी टाइम तक ऐसे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जब ये पानी के अंदर जूट के जो बहुत सारे तने हम जब काट लेते हैं, पानी के अंदर इन्हें डुबा देते हैं, काफी समय तक वैसे ही इसको छोड़ देते हैं, तो ये उसके अंदर जो है वो सड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये सड़ जाते हैं। जब ये इसके अंदर सड़ जाते हैं, उसके बाद हमें यहाँ से क्या मिलता है? हम इनसे निकालते हैं जूट। जूट के फाइबर्स यानी जूट के रेशे हम फिर इनसे निकालते हैं। ठीक है, तो दीज फाइबर्स, फिर इन्हीं फाइबर्स को जो है हम कन्वर्ट करके क्या बना लेते हैं? यार्न। जूट के धागों में फिर इनके हम बाद में फिर ये कन्वर्ट किए जाते हैं, बदले जाते हैं। क्या बनाया जाता है? जूट की धागे, जिनसे फर्दर जो है जब हमें धागा मिल गया तो फिर हम उससे बाकी सारे अपना कपड़ा, और उस कपड़े से हम फिर अपने बाकी आइटम्स जो है वो बना सकते हैं। बनाने के बाद हम उनकी अब आगे क्या बनाएंगे? फैब्रिक बनाएंगे उनसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पिनिंग कैसे होती है कॉटन यार्न की, यानी कॉटन का धागा जो होता है उसको हम कैसे बनाते हैं? हम स्पिनिंग करके हम कॉटन के जो है रेशो को, फाइबर्स को लेकर आते हैं। उन फाइबर्स, आप कॉटन के रेशो को ले लीजिए। आप कॉटन के रेशो को जब आप हाथ में लेंगे तो उन्हें आप अपने हाथों की मदद से ट्विस्ट करिए। ट्विस्ट करके आप उन्हें अब ऐसे खींचिएगा तो आप देखेंगे कि वो एक लंबे से यार्न की शक्ल लेगा। लेकिन वो बहुत जो है कॉफी आप हाथों से करेंगे तो इतना पतला धागा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वही चीज अगर आप मशीन पे करेंगे या किसी चीज का इस्तेमाल करके करेंगे तो आपको पतला धागा मिल जाएगा। इसी प्रोसेस को हम ये ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग कर करके जो है हम इसका जो धागा तैयार कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। अब इन्हीं रेशो से हम जब क्या करते हैं, रेशो की मदद से जब हम इसकी यार्न बनाते हैं, धागा बनाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं स्पिनिंग। और इस प्रोसेस को जो है बहुत ही सारे मास कॉटन को लिया जाता है, फिर इन्हें ट्विस्ट किया जाता है, फिर इनका जो है वो धागा बनाया जाता है। आप देख सकते हैं धागा बनाने के लिए जो पहले इस्तेमाल होता था चरखा और टकली, ये बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट है। पहले क्या, अभी भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो है, लेकिन अब जो है बहुत लार्ज स्केल पे जो स्पिनिंग करी जाती है तो वो मशीनों से भी होती है। लेकिन चरखा और टकली भी जो है वो यूज की जाती थी। तो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनके ऊपर जो है फाइबर्स को लपेटा जाता है, बहुत सारी ट्विस्टिंग होती है और फिर जो है वो यार्न तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर इस यार्न, जब भी हमें यार्न मिल जाता है तो फिर हम इसको फर्दर, इससे हम आप फैब्रिक बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चरखा है, इसके हमने पीछे बात की, ये चरखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री। आप सब जानते हैं कि चरखा कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इस चरखे का यूज जो है, इसको पॉपुलराइज किसने किया है? हमारे महात्मा गांधी। ठीक है, तो चरखा जो है उसको लोकप्रिय बनाया है, चरखे की महत्वता हमें बताई है, चरखे को प्रमोट किया है। चरखे को जो है इसकी इम्पोर्टेंस हमारे सामने कौन लेकर आया था? महात्मा गांधी। इंडिपेंडेंस के टाइम पे एक मूवमेंट पूरा चलाया गया था चरखे को लेकर, और ये हमें बताया गया, ये हमें महात्मा गांधी द्वारा बताया गया कि आप लोग जो है, ब्रिटिशर्स की ये स्ट्रैटेजी थी कि हमें जो है वो इम्पोर्टेड क्लोथ्स, हम वहाँ पे ब्रिटेन की मिल्स में तैयार होने वाला कपड़ा जो है वो हमें सस्ते दामों में यहाँ पे बेच के हमें जो है अपनी मार्केट को वो लोग यहाँ पे बढ़ा रहे थे। अपने ही देश का बनाया हुआ बुना हुआ कपड़ा पहनिए, ना कि ब्रिटिशर्स के ब्रिटेन से लाया गया इम्पोर्टेड कपड़ा। उसको आप रिजेक्ट कर दीजिए, उसे आप छोड़ दीजिए, मत पहनिए, उसको मत खरीदिए, बल्कि क्या करिए, चरखे का इस्तेमाल करिए और अपना कपड़ा खुद अपने घर पे बनाइए और पहनिए। ये पूरी मुहिम चलाई गई थी गांधी जी द्वारा।
ठीक है, ताकि प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई जिसका नाम है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन बनाया गया बाय इंडियन गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं, यार्न टू फैब्रिक। अब हमें यार्न तो मिल गया, ठीक है, फाइबर्स से हमें यार्न मिल गया, ठीक है, अब हम उस यार्न को फैब्रिक बनाना है तो हम प्रोसेस कौन सा यूज होता है, हम वीविंग भी करते हैं, निटिंग भी करते हैं, और भी इसके अलावा कई सारे प्रोसेस हैं। यहाँ पे हम वीविंग और निटिंग की बात करेंगे, ठीक है। अब बहुत एडवांस प्रोसेस भी आ गए हैं यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए, और वीविंग और निटिंग का आपके इस चैप्टर में यूज किया गया है। तो देखिए यार्न से फैब्रिक अब हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो फैब्रिक होता है इसको क्या किया जाता है, इसको अरेंज किया जाता है। किस पर अरेंज किया जाता है, इसको इसको अरेंज करके मशीनों पर, लूम्स जिसे हम कहते हैं, करघा जिसे हम कहते हैं, उस पर धागों को अरेंज किया जाता है, लगाया जाता है इस तरीके से। फिर उसकी क्या होती है, बुनाई होती है। तो ये जो बुनाई होती है इसे ही हम बोलते हैं वीविंग, ठीक है। तो ये जो वीविंग है वो लूम्स पे की जाती है, ठीक है। अब जो ये लूम्स हैं वो पावर ऑपरेटेड लूम्स हैं। अब जो है बहुत एडवांस वर्जन हो गए हैं इस लूम्स के। पहले ये हाथों से भी किया जाता है, पहले हथकरघा होता था, हथकरघा जिसे हम हाथों से ऑपरेट करते थे। अब मशीनों पे भी ये काम होने लगा है, ठीक है। पहले करगे ऐसे होते थे, अब हाथों से किए जाते थे, अब करगे मशीनों से। अब जो लूम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हाईली एडवांस्ड लूम्स होते हैं, उन पर फिर इन यार्न्स को जो है वो फैब्रिक बनाया जाता है, वीविंग की जाती है उसकी। आगे हम बात कर लेते हैं निटिंग की। निटिंग भी एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है जिससे आप फैब्रिक बनाते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों में अपनी दादी को, अपनी नानी को या अपनी माओ को, कि वो क्या करती हैं, वो एक सिंगल थ्रेड, यानी आप कोई भी वूल का एक थ्रेड लेती हैं, ऊन लेकर आती हैं, और फिर उसको जो है हाथों से ही फैब्रिक की शक्ल जो है वो देती हैं। तो ये मशीनों से भी होता है, अब ये मशीनों से भी होने लगा है, और ये हाथों से घरों में भी किया जाता है, और कमर्शियली भी हाथों से भी किया जाता है और मशीनों से भी किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि आप सॉक्स या फिर कोई भी एक अपना स्वेटर ले लीजिए, आप उनका उसका जो है एक धागा निकालिए तो वो पूरा खुलता चला जाता है और फिर से दोबारा यार्न बन जाता है। तो अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल की, यानी ये जो कपड़ा है ये एकदम से कहाँ से आया, इसकी इसकी जो है क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में हम जानेंगे। प्राचीन समय में, एशियन टाइम्स में, प्राचीन काल में क्लोथिंग कैसे की जाती थी, आप सबको पता है ये बात कि क्लोथिंग जो है बड़े बड़े पत्ते जो है वो लपेट लिए जाते थे, पेड़ों की छालें लपेट ली जाती थी, या फिर जानवरों के फर जो होते हैं, जो जानवरों के पर होते थे, जो जानवरों की स्किन होती थी, जो उनके बाल होते थे, उनसे जो है अपना तन जो है एशियन टाइम्स में लोग ढका करते थे, ये आप सबको पता है। तो फिर क्या हुआ, फिर लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे जब लोग जब इधर से उधर फिरते थे तो वो यही करते थे, लेकिन जब उन्होंने ठहरना शुरू कर दिया, जब लोगों में ठहराव आ गया, जब लोगों ने अपने समुदाय बनाने शुरू कर दिए, कृषि समुदाय बन गए, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज जब डेवलप हुई, तो उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने ट्विग्स यानी उन्होंने ग्रास, और जो ट्विग्स होते हैं यानी जो ग्रासेस होती हैं, फिर उनकी जो छालें होती हैं, बाग्स होती हैं, ये जिसे आप कहते हैं, इन सब चीज़ों से जो है उन्होंने मैट्स वगैरह, या फिर आप कह सकते हैं बास्केट वगैरह, ये सब बनाना शुरू कर दिया। और जानवरों की फ्लीस से, एनिमल फ्लीस से, हेयर से, इनको ट्विस्ट कर करके उन्होंने लंबे लंबे धागे भी बनाए, उनसे लंबे लंबे यार्न्स बनाए, और इनसे फिर उन्होंने वीव करके, बुनाई करके जो है वो उन्होंने फैब्रिक्स भी तैयार करने शुरू कर दिए। इंडिया में सबसे पहले जो है रिवर गंगा, गंगा नदी के आसपास जो है वो कॉटन को सबसे पहले ग्रो किया गया था, कॉटन को, ठीक है। कॉटन सबसे पहले इसी रीजन में ग्रो हुआ था, रिवर गंगा के अराउंड। और फ्लैक्स जो है वो भी प्रोड्यूस किया जाता है, इससे भी जो है हमें नेचुरल फाइबर मिलता है, फ्लैक्स से भी। लेकिन अभी हम बात करेंगे कॉटन की, तो कॉटन ग्रो किया उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद इजिप्ट में भी, मिस्र में भी जो है वो फ्लैक्स और कॉटन दोनों ही को जो है वो कल्टीवेट किया गया है रिवर नाइल के अराउंड, ठीक है। इससे भी फिर उन्होंने फ्लैक्स और कॉटन ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। हमारे इंडिया में भी कॉटन सबसे पहले रिवर गंगा के अराउंड ग्रो किया गया था, फ्लैक्स भी ग्रो किया गया बाद में। फिर इन चीज़ों को जब उन्होंने ग्रो किया, फिर इसका जो है उन्होंने फाइबर्स निकाले, फाइबर्स से फिर उन्होंने थ्रेड इसका बनाना शुरू कर दिया, धागा बनाया, यान बनाया, और फिर जो है वो हमें कपड़े की शक्ल जो है वो बाद में
प्राप्त हुई। अब आप देख सकते हैं कि उन दोस्त टाइम वहाँ उस टाइम जो है स्टिचिंग का तो कुछ पता ही नहीं था कि सिलाई कैसे होती है। अब धागा भी बन गया, धागे से कपड़ा भी बन गया, लेकिन स्टिचिंग तो किसी को पता ही नहीं थी। तो स्टिचिंग नहीं करते थे, बस ऐसे ही कपड़ा बनाते थे और उसे अपने तन पे लपेट लेते थे। आज भी बहुत सारे अनस्टिच्ड क्लोथ्स जो है वो पहने जाते हैं। और फिर क्या हुआ, फिर धीरे-धीरे जो है वो स्विंग नीडल जो है उसको इन्वेंशन हुआ। स्विंग नीडल जब आया तो स्टिचिंग भी आ गई, लोगों को स्टिचिंग करना आ गई। अब तो बहुत एडवांस वर्जन ऑफ स्टिचिंग यूज होता है, उसमें काफी इनोवेशंस हो चुके हैं स्टिचिंग में भी। ठीक है, तो फिर जब स्टिचिंग आ गई तो लोगों ने अपना कपड़ा सिलकर पहनना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि बिना सिले हुए कपड़े भी, कुछ फॉर्म्स हैं कपड़े की जो भी बिना सिली पहनी जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं धोती, लुंगी, टर्बन। ठीक है, तो बिना सिले भी लोग जो है अभी भी कुछ पीस ऑफ क्लॉथ बिना सिले अभी भी पहनना पसंद करते हैं। वो इसको अपनी संस्कृति का हिस्सा समझते हैं। तो कि जैसे कि हमने पहले चैप्टर्स में देखा कि हमने अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरीके का खाना खाना पसंद करते हैं। इसी तरह अलग अलग समुदाय, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग अलग अलग तरीके के कपड़े भी पहनते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ क्लोथ्स जो वो पहनते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। हमारा चैप्टर फाइबर्स टू फैब्रिक जो है खत्म हो चुका है। हमने पूरा देखा कि कैसे हमने धागों से, कैसे हमने धागा बनाया रेशों से हमने कैसे धागा बनाया, यान बनाया, और यान जो है फिर हमने उसको कैसे फैब्रिक बनाया, उसे कपड़ा बनाया। ठीक है, फिर उस फैब्रिक की जो है हमने फर्दर स्टिचिंग करी और फिर उसे हमने अपनी कपड़ों की शक्ल दी, जिस जिस भी शक्ल में हमें उसे पहनना पहनना चाहिए, जिस भी शक्ल में हमें पहनना पसंद है। तो ये इस चैप्टर का पूरा जो है वो आपकी एक्सप्लेनेशन थी। आगे आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी तरह से मैं आपके बाकी चैप्टर्स भी एनसीईआरटी के कवर करती रहूंगी। थैंक यू सो मच। दिस वाज मी, समर अय्यूब, साइनिंग ऑफ।